टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना होता है। बहुत सारे सवाल हमें ऐसे आते हैं जहां पे लोगों ने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद ली होती हैं जहां पे उन्हें रिस्क कवर भी मिलता है और साथ ही उन्हें लगता है कि अच्छा उनका निवेश भी थोड़ा सही जा रहा है। लेकिन क्यों हमें इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए, इसके क्या फायदे नुकसान है, इस पर आज हम फोकस करेंगे फिरोज। तो मुझे आप ही से पूछना है, अगर मेरे पास ऐसा कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो मुझे रिस्क कवर भी देता है, मेरी लाइफ को, मेरे हेल्थ को इंश्योर करता है, साथ में मुझे इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट देता है, तो मैं वो क्यों नहीं खरीद सकती? कविता जी, ये इसीलिए नहीं खरीद सकती क्योंकि इसकी कंपैरिजन करना, तुलना करना बड़ा कठिन हो जाता है प्रोडक्ट के बीचों में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर एक वेरिएबल को कंपेयर करना है तो आप बेस्ट प्रोडक्ट चुन सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सबको एक साथ कंपेयर करना है तो कंपेयर नहीं कर पाते और बेस्ट आप चुन नहीं पाते और बहुत सारे कॉस्ट उसमें छिप जाते हैं। और दैट्स वन रीजन, दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स अगर आप अलग करें और इंश्योरेंस अलग करें तो जो रिटर्न देखी गई है लास्ट 10 साल में, 15 साल में, उसी कंपनी के म्यूचुअल फंड को लेके, उसी कंपनी के टर्म प्लान जिसमें सिर्फ इंश्योरेंस मिलता है और कोई इन्वेस्टमेंट का गुंजाइश नहीं होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपके पास कैपिटल जितनी मेच्योरिटी होनी थी उससे कई ज्यादा आपको 10-15 सालों में मिलता है। अगर मैं नंबर डालना चाहूं तो अगर किसी ने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में और टर्म प्लान में कंबाइन किए या फिर यूलिप खरीदे तो 10 लाख की मेच्योरिटी 25 लाख ना होके 35 या 38 लाख हो सकती थी। तो 13 लाख का एक इंसान का नुकसान हुआ है इन दोनों को स्प्लिट ना करके। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, ऐसे नहीं कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 13 लाख का नुकसान है, ये 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 13 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान है। तो ये जो अंग्रेजी का स्टेटमेंट है कि इसको मिक्स ना करें, उसका अगर मैथमेटिक्स का आंकड़ा डालूं तो 13 लाख का नुकसान है 10 इयर्स के इन्वेस्टर के लिए और 10 लाख का यूलिप खरीदने पे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि जो इंटरनल कॉस्ट होते हैं, हिडन कॉस्ट होते हैं, और जिस तरह के गारंटीड प्लान्स इंश्योरेंस कंपनियां लेके आती हैं, मेरे ख्याल से निवेशक जो है, ग्राहक जो है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरुण सिंह का एक सवाल अभी अभी आया है, कैन बी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विद इंश्योरेंस? इस तरह के प्रोडक्ट्स में कितना घाटा वैसे आपने हमें कैलकुलेट करके बता दिया है। ओवरऑल कॉर्पस जनरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई गोल हो, कितना पीछे रह जाएंगे आप अपने गोल से? कविता जी, अगर अरुण जी का सवाल पूछे देखें तो ये थोड़ा ओवर इट्स हेड है, उल्टा है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपको मुफ्त में इंश्योरेंस दे, हाँ। और वो हमेशा जो कॉस्ट है म्यूचुअल फंड्स की वो सीमित है। अगर कोई आपको इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कंपनी देती है एक्स्ट्रा, वो ट्रूली एक्स्ट्रा होता है क्योंकि उनके जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं उसमें से खर्च करके आपको इंश्योरेंस देते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट परमिटेड टू चार्ज मोर्टेलिटी कॉस्ट। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको अगर इंश्योरेंस दे रही हैं तो वो अपनी जेब से दे रही हैं, उसमें आपको मुफ्त में ही मिलता है। तो आई वुड नॉट बी वरीड, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे इंश्योरेंस मुफ्त में दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ट्रूली मुफ्त होगा। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट मुफ्त में देने की बात करे तो वो मुफ्त नहीं होता है। राइट। तो अब नुकसान की तो हमने बात कर ली, फायदे की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट रणनीति अलग हो, इंश्योरेंस रणनीति अलग हो, इससे मुझे मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या फायदा होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमने बताया कि बहुत न्यूमेरिकल फायदा, आपकी मैच्योरिटी वैल्यूज में काफी ज्यादा इजाफा होगा, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद दूसरा फायदा ये है कि आप एडिक्वेट इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। देखिए, अगर आपको टर्म प्लान खरीदना है और 3 करोड़ का कवर खरीदना है अपनी जान पे, तो वो आपको 50,000 के पर एनम कॉस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपको यूलिप खरीदना है तो आपको 25-30 लाख की पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी उतने कवर के लिए या उससे भी ज्यादा। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आप इंश्योरेंस एडिक्वेट क्वांटिटी में खरीद पाएंगे अगर आपने इंश्योरेंस की नीड को सिर्फ टर्म प्लान के माध्यम से एस्टैब्लिश किया।
ओके। तो रोज ऐसे भी कई बार लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं कि अगर हम अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर ले, अगर हम अच्छा खासा निवेश कर ले, अच्छी निवेश रणनीति बना ले, तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं होगी। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की तो कोई नीड ही नहीं होगी, क्योंकि हमने हमारे बाद का जो फाइनेंशियल लॉस होने का आकलन है वो कर लिया है, उसके मुताबिक हमने इन्वेस्टमेंट भी कर ली है। ये क्या तरीका सही है? ये रणनीति सही है? देखिए, ये बहुत अल्ट्रा एचएनआई के लिए सही है। अगर एक ओके। परिवार के पास 30 करोड़ 50 करोड़ रुपए हैं, 3 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, तो उनके लिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 30 20 30 40 करोड़ की वैल्यूज हो, चार लोगों की फैमिली, 5 लोगों की फैमिली में, अगर ये ना हो, अगर आपके पास 1 2 3 करोड़ इकट्ठा किए हुए हैं आपने, तो ये जो इंश्योरेंस कॉर्पस आता है वो बहुत सारी चीजें जो छूट गई हैं, महंगाई काफी बार छोड़ देता है आदमी, ठीक हाँ। से मेजर नहीं कर पाता, तो वो ये जो गैप्स हैं वो ब्रिज करती है। सेकेंड चीज, वो ब्रिज करने की जो क्षमता रखती है, लोन्स होते हैं, काफी बार होम लोन होता है या कोई कार लोन होता है, आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, उसका कार लोन होता है, तो लोनों को चुकाने में काम आता है। भले आपके गोल्स ठीक हैं, बट लोन्स जो हैं, जो आपकी कमाई पे निर्भर हैं, वो चुकाने में बड़ी मदद करता है। सो पॉइंट वन, बहुत इंपॉर्टेंटली, आपकी जो काफी सारी जो राउंडिंग ऑफ एरर होंगी, महंगाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आ सकता है ये जो इंश्योरेंस कॉर्पस है। अगर बहुत पैसे हो, 10 20 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया हो ऑलरेडी, देन मे बी द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ऑलराइट। मुकेश यादव का सवाल 436 पे आया हुआ, 5 लाख रुपए इन्हें इन्वेस्ट करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे डिवाइड करें? अगर इनको 5 लाख लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं तो 20% डेट में डालना है और 80% इक्विटी में डालना है। लॉन्ग टर्म को अगर मैं मेजरेबल करूं तो 5 ईयर प्लस। लॉन्ग टर्म, सबका लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अलग होता है। तो मुकेश जी, 5 इयर्स जब लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं तो 5 इयर्स प्लस मिनिमम सोचते हैं, तो उसमें 80-20 में स्प्लिट करें। 80 में इक्विटी स्कीम्स लें। इक्विटी स्कीम्स आपको मैं बताता हूं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मिराय एसेट लार्ज कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एक नई स्कीम बताऊंगा जो अभी रिकमेंडेशन में आई है, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी। ये 5 स्कीमों में आप अपने पैसे डिवाइड जरूर कर सकते हैं। इक्विटी साइड पे डेट में 2 स्कीम्स खरीद लें, एसबीआई मीडियम टर्म और आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। चेतन पाटिल साहब, आपने जो सवाल पूछा है, आपको बता दें कि हमने कुछ दिनों पहले ऐसी पेशकश की है जहां पर हमने एवरग्रीन फंड्स के नाम पूछे थे फिरोज से। वो पेशकश आप हमारे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। आपको 7 से 10 साल के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स चाहिए तो उन दोनों फंड्स को आप शामिल कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। मोयुद्दीन शेख, 439 पे इनका सवाल आया हुआ, एसबीआई स्मॉल कैप पर 31% का प्रॉफिट हो रहा है, इन्हें क्या बुक कर लें? आई थिंक स्मॉल कैप की जो रैली अभी लेटली इस कैलेंडर ईयर में शुरू हुई है और 2-3 महीने की आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश है, तो उसको कैपिटलाइज करने के बाद अगर आपने जून जुलाई में एसबीआई स्मॉल कैप से एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में मूव किया, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी। सो डेफिनेटली इसमें मूव करना ही चाहिए। इसकी टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट, आई थिंक महीने 2 महीने 3 महीने जो आउट परफॉर्मेंस चला हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप में, उसको राइड कर लें अगर आपने इतने साल निवेश किया होगा। आई एम ओनली स्पीकिंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट, कविता जी। आई थिंक ये एक प्रोडक्ट को एडवाइस कर रहे हैं, पोर्टफोलियो के हिसाब से नहीं, बट अगर ये सिर्फ मायोपिक व्यू लेके प्रोडक्ट देखें तो ये स्ट्रेटजी होगी। अच्छा फिरोज, बहुत सारे लोग ना लमसम निवेश पर सवाल पूछ रहे हैं। मुझे आपसे ये समझना है कि आप इनको स्टैगर्ड वे में तो इन्वेस्ट करने की सलाह देते ही हैं, लेकिन जब तक एक किश्त के बाद दूसरी किश्त का समय आए तो अपने पैसों को क्या सेविंग्स में ही रखें या उसे कहीं पर और निवेशित कर दें, या एक साथ ही स्टैगर्ड वे में निवेश कर दें एक टाइम पर? देखिए, स्टैगर वे करने के लिए हम सबको एसटीपी का प्रयोग करना पड़ता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप अपने जो भी पैसे उस फंड हाउस के लिए आपने नियुक्त किए हैं, समझिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने 4 इक्विटी स्कीम्स का चुनाव किया है अपने 4 लाख रुपए के लिए इक्विटी में, तो वो 4
स्कीमों के जो 4 लाख रुपए जाने हैं, 1-1 लाख रुपए उस करस्पॉन्डिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंड में डाल देने चाहिए और उसमें से एक इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए कि इतनी अमाउंट हर महीने आप लो ड्यूरेशन से निकाल के इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं। सो सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए कविता जी, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन। उसके करस्पॉन्डिंग लो ड्यूरेशन या फिर लिक्विड फंड में निवेश कर देना चाहिए। ओके, लिक्विड फंड या किसी और तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसे डालने चाहिए रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए? अगर आप 3 से 4 महीने की स्टैगरिंग देख रहे हैं तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो सिंपल रखें, लिक्विड फंड में डाल दें। अगर आप 1 साल में स्टैगर करना चाहते हैं 12 किस्तों में महीने की, तो लो ड्यूरेशन फंड्स हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास होती है, वो लो ड्यूरेशन कैटेगरी में से आप अपना फंड चूज कर सकते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखें कि एग्जिट लोड ना हो उस स्कीम में, जो डेट की स्कीम है। हाँ, ओके, आगे बढ़े। एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक स्क्रीन थोड़ा सा लैग हो रही है। बहरहाल 442 पे सिल्की नारंग का सवाल, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ग्रोथ फंड के बारे में इनको जानना है। आई थिंक सिल्की को टेक्नोलॉजी फंड में पैसे नहीं डालने चाहिए आइडियली, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होती हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको लेना है आईसीआईसीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसमें 25 स्टॉक से कम होंगे हमेशा, और इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा होगी बट रिटर्न भी ज्यादा होगी। तो सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप रिडेम्पशन से चूक जाते हैं, तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाता। सो आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी विल बी अ बेटर चॉइस फॉर अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न गेम। ओके, भारती गुरसहानी का सवाल 443 पे आया हुआ, डू यू थिंक वन शुड इन्वेस्ट इन मिड कैप फंड्स? इनको एक मिड कैप फंड में निवेश करने की सलाह चाहिए। यस, मिड कैप फंड भारती जी डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक मिड कैप्स ने, अगर हमने एनालिसिस की, तो लार्ज कैप से 2-3% की ज्यादा रिटर्न दी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो डेफिनेटली मिड कैप्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप होते हैं वो सिर्फ 250 कंपनी के अंदर ही सीमित होते हैं लार्जली। तो आई थिंक मिड कैप्स होने चाहिए। और आपको अगर 1 या 2 स्कीम्स बताई जाए, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज मिड कैप में हमारी फेवरेट स्कीम होगी, और डीएसपी मिड कैप, ये 2 मिड कैप स्कीम्स। थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है इनमें, बट दे विल डू बेटर देन द मोस्ट ऑफ द अदर इक्विटीज मिड कैप कैटेगरी। 442 पर संदीप सिंह का सवाल, इन्हें अपने पैसे 5 महीनों के लिए पार्क करने हैं, तो किस तरह से किस फंड में पैसे डालें? आई थिंक लिक्विड फंड्स में 5 महीने बहुत कम अवधि होती है, तो लिक्विड फंड्स में आप अपने पैसे लगा सकते हैं। तो एचडीएफसी लिक्विड फंड एक अच्छा लिक्विड फंड है, जिसमें आपको बेस्ट इन क्लास रिटर्न मिल जाएंगे और कॉस्ट भी कम होगा। बट ये जरूर याद रखें कि जो भी गेन आएगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पे आएगी। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आप डिविडेंड ऑप्शन चूज करें। अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो ग्रोथ ऑप्शन चूज करें। ओके, करण डिंगरा का सवाल 446 पर आया हुआ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए क्या बिना डीमैट के खरीद सकते हैं, और क्या खरीदना चाहिए? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप बिना डीमैट के भी खरीद सकते हैं, और बिल्कुल खरीदना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपको 2.5% की ब्याज देते हैं, पेड हाफ ईयरली, और आपको एंड में जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है, अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी करते हैं, मैच्योरिटी तक आप इंतजार करते हैं, तो उसमें जो भी गेन आता है आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का, वो टैक्स फ्री होता है। शिवानी श्रीधर का सवाल 447 पर आया हुआ, 2 फंड्स चाहिए। इन्होंने जो लिस्ट भेजी हुई है आपकी स्क्रीन पर है फिरोज, इनमें से कोई 2 फंड आप इनको रेकमेंड कर दें। तो आई थिंक 2 फंड की अगर मैं बात करूं, तो पीजीआईएम, जो पराग इसकी पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप,
एक अच्छी स्कीम है। और मेरा एसेट टैक्स सेवर जिसकी टैक्स सेविंग की पर्पस है वो जरूर खरीद सकते हैं, और डीएसपी मिड कैप, ये 3 हमारी रिकमेंडेशन में है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर सौरभ गुप्ता का 447 पर, ये कह रहे हैं कि ये 4 लाख रुपए पर ईयर फॉर एसआईपी डाल रहे हैं, 50 लाख रुपए इन्हें निवेश करने हैं 5 साल के लिए, तो अब कैसे होगा ये इन्वेस्टमेंट प्लान? इनको अगर 50 लाख रुपए, वांट टू इन्वेस्ट 50 lakhs, अगर ये एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो इनको तो लंबी प्लानिंग करनी चाहिए। 4 lakhs एसआईपी में भी डाल रहे हैं, तो आपको अगर 5 years प्लस पीरियड है और आप इक्विटी की ऑलरेडी आदत डाल चुके हैं, जो एसआईपी से पता लग रहा है कि आप महीने की 30-35 हजार अप टू 40 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको इक्विटी के उतार चढ़ाव से फेमिलियरिटी होगी। तो 80% जो 40 लाख रुपए है वो आपको इक्विटी में डालने हैं। स्कीम्स बताता हूं मैं आपको, जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे सकें। मेरा एसेट लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप, डीएस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, एचडीएफसी इक्विटी, ये 7 स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। और आपको एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, ये 9 स्कीम्स आप अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे 40 लाख का, और इसको आप 6 महीने में स्टैगर करके इन्वेस्ट करेंगे, तो कोई भी वॉलेटिलिटी अगर अगले 6 महीने में आती है तो उसका आपको फायदा मिल सकता है। आई थिंक 9 स्कीम्स फॉर 40 lakhs, 6 months स्टैगरिंग। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अगला सवाल, एचडीएफसी स्मॉल कैप में से निकल जाना चाहिए कि रुकना चाहिए? वीएस राणा 449 पर इनका सवाल है। आई थिंक एसबीआई स्मॉल कैप में से निकलना चाहिए। आई थिंक एसबीआई के फोल्ड में एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा स्कीम, ये 2 स्कीम में पोटेंशियल ज्यादा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर ये एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो चिराग सेतलवाड का फंड है, ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज्ड है, इसमें बने रह सकते हैं। और 3-4-6 महीने के बाद आपको इवेल्युएट करना चाहिए एक एग्जिट, बिकॉज स्मॉल कैप की जो रैली है अब शुरू हो रही है। जनरली जैसी बुल रन्स जो हमने लास्ट ईयर देखी हैं वो पहले लार्ज कैप में आती है, क्योंकि एफआईआई का फ्लो पहले उधर आता है, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप्स चलते हैं। तो स्मॉल कैप में अगर आपने सालों से निवेश रखा हुआ है तो 6 महीने तक होल्ड करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और 447 पर राय का सवाल, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड 3,000 रुपए निवेश कर रहे हैं 2017 से, 447 पर। एचडीएफसी हाइब्रिड स्कीम एक अच्छी स्कीम है, इसमें जरूर बने रह सकते हैं। एक बैलेंस स्कीम है, लार्जली इक्विटी है। आई थिंक इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते जाएं अगर एसआईपी कर रहे हैं तो। ऑलराइट, अगला सवाल शुभम मित्तल का 450 पर, कोटक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप में 2 साल से एसआईपी कर रहे हैं और टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का ही है, क्या रुके रहें? जो सुंदरम फ्लेक्सी कैप है उसमें चेंज करना चाहिए इनको। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक बेटर चॉइस होगा। अगला सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मनीष उपाध्याय 450 पर पूछ रहे हैं। कविता जी, मैं नैस्डैक फंड में पैसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि नैस्डैक की जो उतार चढ़ाव है वो वाजबी नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि नैस्डैक की जो रैली है, पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, तो उसको देख के काफी लोग प्रेरित होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट मेरे हिसाब से रणनीति में मैं एक सेक्टोरियल ग्लोबल फंड नहीं लूंगा अपने पैसे के लिए, ना तो क्लाइंटों को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत और अच्छे जरिए हैं अपने पैसे को डिवर्सिफाई करने के लिए। ऑलराइट, चलिए पूर्वांग पंड्या का सवाल, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड या पराग पारेख टैक्स सेवर फंड? आई थिंक मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड एक बेहतर स्कीम होगा, क्योंकि जब टैक्स सेवर फंड करते हैं तो आप 3 साल के लिए लॉक इन हो जाते हैं, और मिराई की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है rather than tactical, तो that would be the choice. विनोद मित्तल का सवाल है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में ये निवेश कर रहे हैं, इनका सवाल जो है 451 पर आया है,
17% CAGR ये बोल रहे हैं कि कमा चुके हैं अब तक। क्या ये अभी एग्जिट कर सकते हैं, खासतौर से तब जब 3 साल पूरे हो चुके हों? आई थिंक अगर विनोद जी को अपनी टैक्स बेनिफिट्स को वापस लेना हो तो इस पैसे को रिसाइकल करके सेम स्कीम्स में चले जाएं ताकि एटीसी का बेनिफिट और एक बार मिल जाए, वरना इस स्कीम को स्टैंड अलोन देखते हुए एग्जिट की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसी पैसे को रिसाइकल करके एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं तो जरूर कंसिडर कीजिए। ऑलराइट, चलिए एक और आखिरी सवाल मैं लूंगी आज की पेशकश का। यहाँ पर अभिषेक मंदलोई का सवाल 453 पे आया हुआ। एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड में पिछले साल से ये निवेश कर रहे हैं, क्या इनका ये चुनाव सही है? देखिए, एसबीआई के फोल्ड में, एसबीआई कंट्री का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मेरा ये मानना है कि बड़ी एएमसीज की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या जो स्कीम पे उनका बहुत ज्यादा तवज्जो है उसमें रहते हैं तो बेहतर होता है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई फोकस्ड इक्विटी या एसबीआई कॉन्ट्रा एक छोटा स्कीम है, 1700-1800 करोड़ का स्कीम है। इस पे बहुत एनर्जीज लग रही हैं फंड मैनेजर की, ये हमें दिखता है जब हम फंड मैनेजर से बात करते हैं। तो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। ऑलराइट फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के इस पेशकश का आज का हिस्सा होने के लिए। तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे बुधवार को 4:30 बजे भी पेशकश लेके आते हैं ऑनलाइन हम, जहां पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पेशकश देखने के लिए। नमस्कार।